दक्षिण एशिया के नक्शे पर इस वक्त एक ऐसी खामोश बिसात बिछाई जा रही है जिसे देखने वाली आंखें तो देख पा रही हैं, लेकिन समझने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि हिमालय की ठंडी हवाओं के पीछे एक जलती हुई आग सुलग रही है जो भारत की सुरक्षा की नींव को हिला देने की ताकत रखती है। क्या आपने गौर किया है कि कैसे एक एक करके भारत के पड़ोसी देश हमारी सीमाओं से दूर और किसी और के प्रभाव के जाल में फंसते जा रहे हैं? और अब जब बांग्लादेश की सत्ता में आए हालिया बदलावों ने पूरे क्षेत्र का समीकरण बदल कर रख दिया है, तो हर रणनीतिकार के मन में बस एक ही डरावना सवाल है कि क्या अब चीन अपनी शतरंज का अगला मोहरा नेपाल को बनाने जा रहा है? अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। आज लोग नाच गाना देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखने वाले ही वास्तव में जागरूक नागरिक होते हैं। चीन की विस्तारवादी नीति केवल जमीन हथियाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यवस्थित घेराबंदी है जिसे वे मोतियों की माला की रणनीति कहते हैं, जिसका सीधा उद्देश्य भारत को चारों तरफ से घेरना है। लेकिन नेपाल की भौगोलिक स्थिति इसे अन्य देशों से बिल्कुल अलग और अधिक खतरनाक बनाती है, क्योंकि नेपाल केवल एक देश नहीं है, बल्कि भारत के लिए वह सुरक्षा का ऐसा बफर है जो सदियों से हमारे उत्तर के पहरेदार की तरह रहा है। अगर आज चीन नेपाल की राजनीति, वहां के बुनियादी ढांचे और वहां के जनमानस में अपनी पैठ बना रहा है, तो इसके पीछे केवल व्यापार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सामरिक षड्यंत्र छिपा है। दरअसल चीन की रणनीति बहुत सूक्ष्म है। वे सीधे हमला नहीं करते, वे पहले कर्ज का जाल बिछाते हैं, फिर वहां के सत्ता गलियारों में अपने समर्थक ढूंढते हैं और अंत में देश की संप्रभुता को ही गिरवी रख लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह वही पैटर्न है जिसे हमने श्रीलंका के हम्बनटोटा में देखा था और जिसे अब हम बांग्लादेश की बदलती हुई परिस्थितियों में महसूस कर रहे हैं? नेपाल के साथ भारत के रोटी बेटी के संबंध हैं, लेकिन चीन इन संबंधों को दरार में बदलने के लिए वहां के समाज में भारत विरोधी भावनाओं का जहर घोल रहा है। सोचने वाली बात यह है कि एक छोटा सा राष्ट्र जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है, वह अचानक से अपनी विदेश नीति में इतना बड़ा बदलाव क्यों ला रहा है? इसके पीछे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी परियोजनाएं हैं जो देखने में तो विकास का वादा करती हैं, लेकिन असल में वे उस देश को चीन की कठपुतली बना देती हैं। नेपाल की वर्तमान सरकारें जिस तरह से बीजिंग की ओर झुक रही हैं, उससे यह साफ संकेत मिलता है कि चीन का निवेश केवल सड़कों या बांधों के लिए नहीं है, बल्कि वहां के खुफिया तंत्र को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक लॉन्च पैड तैयार किया जा रहा है। भारत के लिए खतरा यह है कि अगर हिमालय की गोद में चीन की सैन्य मौजूदगी दर्ज हो गई तो भारत की सुरक्षा का पूरा आर्किटेक्चर बदल जाएगा। हमें यह समझने की जरूरत है कि चीन क्यों भारत को परेशान करना चाहता है। चीन जानता है कि आने वाले दशकों में भारत ही वह शक्ति है जो एशिया में उसके आधिपत्य को चुनौती दे सकती है, इसलिए वे भारत को उसकी सीमाओं के अंदर ही उलझाए रखना चाहते हैं। बांग्लादेश में हुई राजनीतिक उथल पुथल के बाद भारत के सामने चुनौती ये है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ विश्वास कैसे बहाल करे। लेकिन नेपाल का मामला अधिक संवेदनशील है, क्योंकि वहां की आंतरिक राजनीति में चीन का हस्तक्षेप अब कोई छिपी हुई बात नहीं रही। वे वहां के कम्युनिस्ट दलों के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और धीरे धीरे ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जहां नेपाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चीनी आयात और चीनी वित्त पर निर्भर हो जाए। अब आप खुद सोचिए कि जब किसी देश का अर्थतंत्र किसी दूसरे देश के कब्जे में हो, तो क्या वह देश कभी भी अपनी नीतियों में आत्मनिर्भर रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। और यही वह बिंदु है जहां से भारत के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू होती है। चीन की कोशिश यह भी है कि वह नेपाल को तराई के इलाकों में अधिक सक्रिय करे, ताकि वहां की शांति व्यवस्था को बिगाड़कर भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अस्थिरता फैलाई जा सके। नेपाल में चीन की बढ़ती सक्रियता का असर केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत के उन राज्यों की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करेगा जो नेपाल के साथ खुली सीमा साझा करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक सोची समझी चाल है जिसका लक्ष्य भारत की आंतरिक शांति को भंग करना है? चीन केवल नेपाल को नहीं बदल रहा, वह पूरे दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को बिगाड़ रहा है। हमें इतिहास को भी याद रखना चाहिए कि किस तरह से चीन ने तिब्बत के साथ धोखा किया और फिर वहां अपनी पकड़ मजबूत की। नेपाल की स्थिति भी कुछ वैसी ही बनाई जा रही है। वहां की जनता को पहले लुभाया जाता है, फिर उन्हें भारत के खिलाफ भड़काया जाता है और अंत में वहां की सरकार को भारत विरोधी रुख अपनाने पर मजबूर किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत इस स्थिति को रोकने में सक्षम है? भारत के पास अपनी सॉफ्ट पावर है, अपनी संस्कृति है और दशकों पुराना भरोसा है, लेकिन क्या केवल संस्कृति के बल पर उन चीनी हथियारों और डॉलरों का मुकाबला किया जा सकता है जो वे वहां झोंक रहे हैं? भारत को अब एक बहुत कूटनीतिक और रणनीतिक कड़ा फैसला लेना होगा। हमें अपने उन प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करना होगा जो हम नेपाल के साथ शुरू कर चुके हैं।
और हमें अपने उन पड़ोसियों को यह एहसास दिलाना होगा कि चीन के साथ दोस्ती का मतलब एक दिन खुद की आजादी को खो देना है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि चीन के पास धन की कोई कमी नहीं है और उनका धैर्य बहुत गहरा है। वे दशकों की योजना लेकर चलते हैं, जबकि हम अक्सर प्रतिक्रियावादी नीतियां अपनाते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि नेपाल के अंदरूनी राजनीतिक गुटों में आपसी लड़ाई का फायदा चीन किस तरह उठा रहा है। जब भी वहां कोई अस्थिरता होती है, चीन वहां के नेताओं के बीच मध्यस्थ बनकर उभरता है और इस मध्यस्थता की कीमत के तौर पर वह रणनीतिक रियायतें मांगता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नेपाल का भविष्य अब बीजिंग के दरबार से तय होगा? यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि नेपाल के लोग भारत की संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़े हैं और वे इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि चीन की दोस्ती का असली चेहरा क्या है। लेकिन केवल भावनाओं पर निर्भर रहना भी एक गलती होगी। हमें वहां की नई पीढ़ी को यह समझाना होगा कि भारत का विकास ही उनके देश का असली विकास है और चीन की विकास परियोजनाएं केवल एक मायाजाल हैं। आने वाले 5 साल भारत की विदेश नीति के लिए सबसे निर्णायक होने वाले हैं। अगर हमने नेपाल को अपने प्रभाव में बनाए रखने में कोई कोताही बरती, तो भारत के उत्तरी मोर्चे पर एक ऐसा घाव बन जाएगा जो दशकों तक नहीं भरेगा। क्या आपको लगता है कि भारत को अब अपने पड़ोसी देशों के लिए एक नई पड़ोसी पहले की नीति का कड़ाई से पालन करना चाहिए? और क्या हमें उन देशों को यह स्पष्ट चेतावनी देने की आवश्यकता है कि अगर वे चीन को अपनी जमीन पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने देंगे तो इसके परिणाम घातक होंगे? ये समय अब चुप्पी साधने का नहीं है। ये समय उन भू राजनीतिक वास्तविकताओं को स्वीकार करने का है जो हिमालय के उस पार से भारत की ओर बढ़ रही हैं। चीन की महत्वाकांक्षाएं पूरे विश्व को पता है और अगर हम अपने पड़ोस में होने वाली इन हलचलों को नजरअंदाज करते रहे तो कल का दिन हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। नेपाल के आम नागरिकों को आज इस बात का एहसास कराने की जरूरत है कि उनके देश की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है। भारत को भी अपनी निवेश क्षमताओं को बढ़ाना होगा और उन कमियों को दूर करना होगा जो पिछले कुछ वर्षों में हमारी विदेश नीति में दिखी हैं। हमें नेपाल के साथ केवल सरकारी स्तर पर नहीं बल्कि जन स्तर पर संपर्क को और अधिक गहरा बनाना होगा। यह एक लंबी लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, आर्थिक निर्भरता की लड़ाई है और अंततः अस्तित्व की लड़ाई है। क्या हम तैयार हैं उस भविष्य के लिए जहां उत्तर की सीमा पर चीन की एक स्थायी और आक्रामक उपस्थिति होगी? अगर नहीं, तो आज ही सही कदम उठाना होगा, क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी और इतिहास फिर हमें कभी माफ नहीं करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में दुनिया के अन्य देश क्या कर रहे हैं? अमेरिका और पश्चिमी देश भी चीन को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण एशिया की जमीन पर भारत को खुद ही अपना नेतृत्व दिखाना होगा, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा का मामला है, हमारे अस्तित्व का सवाल है और हम किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। नेपाल का भविष्य केवल नेपाल का नहीं है, वह पूरे भारत की सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा है और इसी सच्चाई को समझते हुए हमें अपनी रणनीति बनानी होगी, जिसमें न केवल कूटनीति हो बल्कि एक दूरदर्शी दृष्टिकोण भी हो जो चीन के हर षड्यंत्र को उसी के जाल में फंसा सके। आने वाले समय में अगर चीन ने नेपाल को अपना खिलौना बनाया तो हम केवल एक पड़ोसी देश नहीं खोएंगे, हम एक ऐसा मित्र खोएंगे जो सदियों से हमारे साथ खड़ा था और यह घाव कभी नहीं भर पाएगा। इसलिए समय की मांग है कि हम सतर्क रहें, सजग रहें और अपने पड़ोसी देशों के साथ उन रिश्तों को और मजबूत करें जिन्हें चीन तोड़ना चाहता है, क्योंकि अंत में एकता और सतर्कता ही वह कवच है जो हमें किसी भी विदेशी शक्ति के प्रभाव से बचा सकता है और यही वह रास्ता है जो भारत को एक सुरक्षित और सशक्त भविष्य की ओर ले जाएगा। क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो ही हम दुनिया को नेतृत्व दे पाएंगे और नेपाल इस नेतृत्व की पहली परीक्षा है जिसे हमें हर हाल में जीतना होगा, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। क्योंकि भारत की सुरक्षा का अर्थ केवल हमारी जमीन की रक्षा नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा भी है जो एक ऐसे दक्षिण एशिया में जिएं जहां शांति और समृद्धि हो, न कि चीन की विस्तारवादी छाया का भय। यह वक्त है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और अपने पड़ोस के प्रति एक ऐसी नीति अपनाएं जो चीन के हर मंसूबे को धूल में मिला दे। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो देश अपने पड़ोसियों पर ध्यान नहीं देता वह कभी भी एक वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। भारत के लिए नेपाल केवल एक देश नहीं बल्कि हमारे सुरक्षा कवच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हमें किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने देना है और यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही हमारी शक्ति होनी चाहिए और यही हमारा भविष्य होना चाहिए। इसी संकल्प और इसी दूरदर्शिता के साथ हमें यह भी समझना होगा कि चीन ने नेपाल को अपनी डे ट्रैप डिप्लोमेसी या कर्ज के जाल में फंसाने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है, जिसे ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क का नाम दिया गया है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस विशाल नेटवर्क के नाम पर बनने वाली सड़कें और रेल मार्ग आखिर भारत की सीमा के इतने करीब क्यों ले जाए जा रहे हैं? दरअसल ये केवल व्यापारिक मार्ग नहीं है,
बल्कि भविष्य के वो सैन्य गलियारे हैं जो संकट के समय चीन को भारत की सीमा के मुहाने पर अपनी भारी भरकम तोपें और मिसाइल सिस्टम तैनात करने की सुविधा देंगे। यह एक ऐसा रणनीतिक बिसात है जिसे नेपाल के साधारण नागरिक शायद आज न देख पा रहे हों, लेकिन सुरक्षा विश्लेषक जानते हैं कि जब भी किसी देश में चीन का भारी निवेश आता है तो उसके साथ उसकी एक अदृश्य सेना भी आती है जो वहां के संवेदनशील डेटा और भूगोल की मैपिंग का काम करती है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि आखिर चीन को नेपाल में ही इतनी रुचि क्यों है। इसका उत्तर तिब्बत में छिपी उस अस्थिरता में है जिसे चीन हमेशा के लिए दबा देना चाहता है। उसे डर है कि यदि नेपाल भारत के साथ मिलकर एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाता है तो तिब्बत के अंदर भारत का प्रभाव बढ़ सकता है। इसीलिए नेपाल को न्यूट्रल बनाने के बहाने चीन उसे अपना एक सुरक्षित बफर जोन बनाना चाहता है जो भारत और तिब्बत के बीच एक दुर्गम दीवार की तरह खड़ा हो जाए। यह दीवार केवल पत्थर और कंक्रीट की नहीं बल्कि राजनीति और विश्वासघात की भी है। चीन वहां के शिक्षण संस्थानों, सांस्कृतिक केंद्रों और यहां तक कि स्थानीय मीडिया में भी भारी निवेश कर रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी यह भूल जाए कि उनकी वास्तविक संस्कृति भारत से कितनी गहराई से जुड़ी है और वो चीन की साम्यवादी विचारधारा को अपना ले। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर नेपाल की युवा पीढ़ी भारत के प्रति नफरत से भर गई तो भारत और नेपाल के बीच का वो रोटी बेटी का रिश्ता जो सदियों से कायम है उसका क्या होगा? यह चीन का एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसमें वह एक एक पीढ़ी को भारत से मानसिक रूप से अलग कर रहा है। हमें इसके खिलाफ केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक अभियान चलाने की आवश्यकता है। हमें नेपाल के युवाओं को यह बताना होगा कि भारत उनके साथ खड़ा है जबकि चीन केवल उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए भारत को नेपाल के उन सामाजिक संगठनों और नागरिक समाज के साथ जुड़ना होगा जो चीन के इस विस्तारवाद के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। और यह काम केवल सरकारी स्तर पर नहीं हो सकता। इसके लिए हमें अपनी जन संस्कृति को वहां तक ले जाना होगा। हमारे सिनेमा, हमारे संगीत, हमारी शिक्षा प्रणाली को नेपाल के घर घर में एक ऐसे विश्वास के रूप में पहुंचना होगा जिसे चीन के डॉलर न खरीद सकें। साथ ही भारत को अपनी उन सीमाओं को और अधिक सुरक्षित करना होगा जो नेपाल से जुड़ी हैं, क्योंकि सीमा पर तैनात सुरक्षा बल ही वो पहली पंक्ति हैं जो चीन की किसी भी चाल को नाकाम कर सकती हैं। क्या भारत अपनी इंटेलिजेंस और निगरानी तंत्र को नेपाल सीमा पर इतना मजबूत बना सकता है कि चीन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके? और यदि चीन ने वहां अपना कोई सैन्य बेस या खुफिया ठिकाना बनाया तो क्या हम उसी समय कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं? ये कूटनीति के साथ साथ हमारी सैन्य तैयारियों का भी परीक्षण है। हमें समझना होगा कि चीन की हर परियोजना के पीछे एक डुअल यूज यानी दोहरे उपयोग का मकसद होता है। कोई भी बंदरगाह या हवाई अड्डा जो वे नेपाल में बनवा रहे हैं, कल को वो चीनी एयरफोर्स के लिए एक रिफ्यूलिंग बेस बन सकता है और हम तब पछताएंगे कि हमने समय रहते उसे क्यों नहीं रोका। अब सवाल यह है कि भारत के पास इसके अलावा क्या विकल्प है? क्या हमें नेपाल पर आर्थिक दबाव बनाना चाहिए? नहीं, ये हमारे खिलाफ जाएगा, क्योंकि चीन यही तो चाहता है कि भारत और नेपाल के बीच कड़वाहट पैदा हो। हमारा तरीका सहयोग का होना चाहिए। हमें उन परियोजनाओं को पूरा करने की गति बढ़ानी होगी जो भारत ने नेपाल के लिए शुरू की हैं, जैसे बिजली उत्पादन, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और सीमा पार कनेक्टिविटी। जब नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत के साथ मजबूती से जुड़ी होगी तो चीन का प्रभाव खुद ब खुद कम हो जाएगा, क्योंकि चीन केवल वादा करता है लेकिन भारत साथ मिलकर काम करता है। नेपाल की जनता इस अंतर को समझती है। हमें बस उसे बार बार याद दिलाना है। और इस पूरे खेल में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वह नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप किए बिना कैसे अपना प्रभाव बनाए रखे। यह एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसके लिए हमें चाणक्य की नीति और आधुनिक तकनीक का मेल चाहिए। चीन के हर झूठ का आगे उजागर करने के लिए हमें सूचना युद्ध लड़ना होगा। हमें सोशल मीडिया से लेकर पारंपरिक मंचों तक चीन के उस माया जाल की पोल खोलनी होगी जिसे वह विकास के नाम पर फैला रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें भारत के उन राज्यों के साथ तालमेल बिठाना होगा जो नेपाल की सीमा से सटे हैं, चाहे वह बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड। इन राज्यों की जनता को जागरूक करना होगा ताकि वे अपनी स्थानीय सीमाओं पर सतर्क रहें। चीन का लक्ष्य केवल दिल्ली नहीं बल्कि भारत का हर वो राज्य है जो नेपाल से जुड़ा है। वे चाहते हैं कि इन राज्यों में भी अस्थिरता फैले और भारत अपनी सीमाओं पर उलझा रहे। यह एक ग्रे जोन वॉरफेयर है जहां दुश्मन सामने तो नहीं होता लेकिन वह हमारे घर के अंदर से ही वार करता है। क्या हम इस खतरे को देख पा रहे हैं? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमें अपने पड़ोसी देशों के प्रति एक नया नजरिया अपनाना होगा जहां हम उन्हें केवल एक देश नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के अभिन्न हिस्से के रूप में देखें। हमें एक ऐसा दक्षिण एशियाई सुरक्षा ढांचा खड़ा करना होगा जिसमें नेपाल जैसे देश खुद को सुरक्षित महसूस करें और उन्हें चीन की तरफ देखने की जरूरत ही न पड़े। यह यात्रा लंबी है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन असंभव नहीं।
क्योंकि भारत की शक्ति केवल उसकी सैन्य क्षमता में नहीं, बल्कि उसके उन मूल्यों में है जो उसे अपने पड़ोसियों के साथ जोड़ते हैं। हमें उन मूल्यों की रक्षा करनी है, हमें उस भरोसे की रक्षा करनी है जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर गंगा के मैदानों तक फैला हुआ है। और यदि हम सफल रहे तो न केवल नेपाल बल्कि पूरा दक्षिण एशिया चीन के उस खौफनाक जाल से बाहर निकल आएगा, क्योंकि चीन की शक्ति उसके कर्ज पर टिकी है, जबकि भारत की शक्ति उसके रिश्तों पर टिकी है। और इतिहास बताता है कि कर्ज से बने साम्राज्य अंत में ढह जाते हैं, जबकि रिश्तों से बनी दोस्ती पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। आज हमें इसी दोस्ती को और गहरा करना और उन तमाम उन शक्तियों को यह संदेश देना है कि भारत अपनी सीमाओं पर किसी का भी वर्चस्व स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह हिमालय की ऊंचाई हो या हिंद महासागर की गहराई। हमारा संकल्प अटल है और हमारी रणनीति स्पष्ट है। हम अपने पड़ोसी के साथ मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करेंगे जहां शांति, स्वाभिमान और संप्रभुता सर्वोपरि हो, न कि कोई विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप। और यही वह रास्ता है जो हमें एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में स्थापित करेगा, क्योंकि एक महान देश वह नहीं जो दूसरों को डराता है, बल्कि वह है जो अपने पड़ोस को साथ लेकर चलता है और उसे सुरक्षा का विश्वास देता है। नेपाल का भविष्य भारत के भविष्य के साथ जुड़ा है और यह सत्य कोई भी साजिश नहीं बदल सकती। हम आज एक ऐसी घड़ी में खड़े हैं जहां हमारे द्वारा लिया गया एक एक निर्णय आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा। अगर आज हम दृढ़ रहे तो आने वाला कल हमारा होगा, और अगर हम चूक गए तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए उठिए, जागिए और उन भू राजनीतिक वास्तविकताओं का सामना कीजिए, क्योंकि यह समय डरने का नहीं बल्कि डटकर लड़ने का है। और हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और हम अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो। आज हम इतिहास के एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां हमारी आने वाली पीढ़ियां पीछे मुड़कर देखेंगी और पूछेगी कि जब समय की मांग थी तब हमने क्या किया। भारत अब केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। हमारा संदेश उन तमाम शक्तियों के लिए स्पष्ट और सीधा है जो भारत की सीमाओं को चुनौती देने का दुस्साहस करती हैं। भारत अपनी सीमाओं पर किसी भी विदेशी वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेगा। ये हमारा अहंकार नहीं बल्कि हमारा अडिग संकल्प है, चाहे वह हिमालय की बर्फीली और दुर्गम ऊंचाइयां हों जहां हमारे सैनिक शून्य से भी नीचे तापमान में तैनात हैं, या हिंद महासागर की